अब हम बात करते हैं ऑरफिस। तो ऑरफिस बेस्ड ऑन शेप, तो शेप के आधार पे मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को बहुत लंबा जाना है। ठीक है, तो दो तीन घंटे 4 घंटे का लगभग वीडियो बनेगा, इसीलिए हम डिटेल में नहीं जाते हुए आगे तो स्पीड से चलेंगे। तो ये बहुत टफ है भी नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, तो शेप के आधार पे बात करें तो सर्कुलर शेप शेप का होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है और स्क्वायर शेप का होता है। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ साइज की बात करें तो स्मॉल साइज, तो अगर जैसे डाया में पाँच पाँच गुना कर दो, फिर भी वो ये जो हाइट है ना, ये हाइट देख रहे हो, इस हाइट से कम हो जाती है। 5 गुना, तो 5 गुना करने के बाद भी मतलब ये डाया है ना, ये ऑफिस का, तो 5 गुना करते हो फिर भी अगर कम पड़ जाती है तो इसे स्मॉल डाया बोलते हैं। और अगर 5 गुना गुना करते हो और अगर वो ज़्यादा हो गई तो लार्ज लार्ज ऑफिस बोला जाता है। ये बात रखना, अगर छो कम पड़ गई 5 गुना करने के बाद भी तो उसे स्मॉल, और 5 गुना करने से ज़्यादा और पड़ गई तो उसे लार्ज ऑफिस बोलते हैं। बेस्ड ऑन एज की बात करें तो शार्प एज, स्क्वायर एज, राउंड एज और बेल माउथ ऑफिस बोला जाता है। ये बात याद रखना। तो अब एक एक को हम करके और एक एक करके बात करें आपको ये एज वाला, तो थोड़ा सुना दे रहा हूँ। एज वाला, एज बेस्ड एज, शार्प एज, ऑफिस, मतलब इसमें क्या होता है ना कि देखिए मैं तो इसको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो यहाँ पे जो एज बनता है ना, यहाँ पे वो एज थोड़ा ऐसे बनता है, ऐसे। ठीक है, ये देख रहे हैं शार्प एज ऐसे बनता है, शार्प एज वाला। और स्क्वायर स्क्वायर एज वाले की बात करें तो ये ऐसे बनता है, ऐसे। ठीक है, स्क्वायर एज एज की हम बात करें तो, और अगर यही राउंडेड की बात कर लेते हैं, ये राउंडेड है ना, राउंडेड वाले की अगर हम बात करें तो ये ऐसे बनता है। देख रहे हैं, ये ऐसे, ये घुमावदार है ना, ये वाला मैं समझा रहा हूँ, ये ध्यान दीजिए, ये सब ध्यान मत दीजिएगा, जो समझा रहा हूँ इस पर ध्यान देना है बस। ठीक है, राउंड एज और बेल माउथ शार्प एज हमने आपको ये बता दिया। ठीक है, आगे देखो, अगला है नेचर ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्जर या वाटर लेवल। तो अगर इसकी बात करें तो आप इतना समझो कि पानी कहाँ गिर रहा है उसके आधार पर। तो अगर फ्री ऑरफेस मतलब कि पानी फ्री एरिया में गिर रहा है, कोई पानी नहीं है, मतलब एटमॉस्फेयर में गिरता है, तो इसे लोग बोलते हैं फ्री ऑरफिस। और अगर डाउनवर्ड या सबमर्ज ऑरफिस की बात तब करते हैं जब ऑरफिस दोनों तरफ फ्लूइड में डूबा होता है। तो आप देखो यहाँ भी फ्लूइड है और यहाँ भी फ्लूइड है, तो इस तरह के हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड या सबमर्ज ऑरफिस। अगर हम बात करें पार्शियल डाउनवर्ड ऑरफिस की बात करें तो ये देखिए आधा, ये थोड़ा लेवल और लेवल थोड़ा और नीचे कर लो, तो यहाँ पे आधा क्या होता है, पानी में डूबा होता है, और आधा एटमॉस्फेयर में आता है, गिरता है। तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं पार्शियली डाउनवर्ड ऑरफिस। ठीक है, और अगर फार्मूले की हम बात करें क्यू निकालने का, तो हम यहाँ का जो वेलोसिटी होता है, आप जानते हो कि यहाँ वेलोसिटी होता है अंडर रूट 2 GH, हम लोग वेलोसिटी पता होता है, और वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं ए से गुणा कर देते क्यू निकल जाता है। हम लोग पढ़े हैं कि ए से गुणा कर देते क्यू, मतलब कि वेलोसिटी और ए का गुणा कराते हैं तो क्यू निकलता है, तो क्यू हो गया। लेकिन साथ में कुछ यहाँ पे एक फैक्टर ले लेते हैं CD, तो पूरा फार्मूला क्या आ जाएगा, CD A इंटू अंडर रूट 2 GH। तो हमने आपको ये चीज़ अच्छे से समझा दिया। ठीक है, हम रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा तेज चल रहा है। ठीक है, अभी अभी यही फार्मूला हमने समझाया आपको कि क्यू बराबर CD A अंडर रूट 2 GH। तो क्यू क्या होता है, डिस्चार्ज, CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, ए क्या एरिया ऑफ ऑरफिस मीटर स्क्वायर में, और जी क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू को आपको पता है कि 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो आपको पहले से पता होता है। और हेड तो एच मीटर में है, ये आपको बताया क्या हूँ, अभी दिखाया हूँ फिगर में ना पीछे पीछे वो वाला। ठीक है, और अगर बात करें सर्कुलर की अगर बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कितने, 0.95 होने चाहिए, 0.95। ठीक है, और कोफिशिएंट एरिया ऑफ ऑरफिस, तो कोफिशिएंट एरिया ऑफ ऑरफिस 0.86D होना चाहिए कम से कम, और कोफिशिएंट वेलोसिटी 0.834 होना चाहिए। ठीक है, और ये छूट गया है। ठीक है, अब देखते हैं फ्री रनिंग। ठीक है, फुली रनिंग में क्यू जो है ना वो क्यू डिस्चार्ज से ज़्यादा होती है। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो हम बताते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये सी बी का जो वैल्यू होता है ना, सी बी का जो वैल्यू होता है ऑफिस का 0.98 होता है, कितना 0.98 होता है। ठीक है, CD का वैल्यू 0.6 से लेकर 0.65 के बीच आना चाहिए, आता है। ये ऑफिस से केस की बात कर रहे हैं, CD और एक होता है CB क्यों कहा था CD। आगे हम चलते हैं, देखते हैं अगला क्या है, माउथ ऑरफिस। माउथ, वो सिर्फ एक 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 रॉड, वो एक सिर्फ होल था, लेकिन इसमें क्या, ये रॉड होता है,
एक का रॉड होता है एक्सटर्नल माउथपीस, मतलब इसमें क्या है कि जो तुम रॉड लगाओगे वो बाहर की तरफ निकला रहेगा, तो इसे बोलते हैं एक्सटर्नल माउथपीस। सिलेंडर माउथपीस अगर हो तो उसका CD की वैल्यू 0.85 होता है, ठीक है। 850 रुपये सिलेंडर हो गया, ऐसे याद कर लो। कन्वर्जेंट माउथपीस अगर होता है तो उसका CD 1 के बराबर होता है, और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होता है माउथपीस, तो इसका होता है CD 0.97। और यहीं पे इंटरनल माउथपीस की हम बात करें, अब अंदर की तरफ लगा होगा, इससे मैं एक समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये है, तो ये अंदर की तरफ लगा होगा, ऐसे अंदर की तरफ लगा होगा, ये अंदर लगा है ना अंदर, ठीक है, ऐसे ऐसे लगा होता है रॉड। तो उससे रॉड मतलब एक हो पाइप समझ लो गोल टाइप का, ठीक है। तो इसे बोर्डा माउथपीस 0.5 होता है। और रनिंग फ्री की बात करें तो CD 0.5 इसका भी होता है। रनिंग फुल की बात करें तो 0.707 होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब इस चीज़ को समझो। यदि छेद से बाहर वायुमंडल का दाब है तो इसे फ्री जेट बोलते हैं। समझा भी दिया हूँ मैं आपको ये बात। यदि जेट वायुमंडल से पूरी तरह भरी हो, वायुमंडल नहीं, पानी होना चाहिए, पानी से तब उसे रनिंग फुल बोलते हैं, ठीक है। वाटर होना चाहिए, वाटर से पूरी तरह भरी हो तो उसे रनिंग फुल बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल फंडामेंटल ऑफ फ्लूड। अब हम बात करते हैं किस इसका, फंडामेंटल ऑफ फ्लूड, ठीक है। तो आप हम रिवीजन कर रहे हैं भाई, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो आइडियल फ्लूड क्या होता है, तो ऐसा फ्लूड जिसमें विस्कोसिटी 0 होती है और वो इनकम्प्रेसिबल होता है, और इरोटेशनल फ्लो होता है। इरोटेशनल फ्लो होता है, एनर्जी कंजर्वेशन रूल फॉलो करता है, स्टेडी फ्लो होता है उसमें, और फ्रिक्शन और हीट लॉस इग्नोर कर जाती है। इस तरह का जो जो हमारे पास जो फ्लूड होता है उसे हम लोग आइडियल फ्लूड कहते हैं। अब देखो ये बर्नौली थ्योरम क्या होता है, तो डिफिनीशन, फ्लो फ्लो हिंदी में लिख दिया, ठीक है। फ्लो के दौरान किसी स्ट्रीमलाइन में प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तीनों का सम एक बराबर होता है। बात करें तो ये देख लो, तो इसके एग्जाम्पल पर देखो, तो आइडियल फ्लूइड में ये डिराइव किया गया है, विस्कोसिटी 0 होना चाहिए, इरोटेशनल फ्लो। भाई वही बात है जो यहाँ पे था ना आइडियल फ्लूइड का प्रॉपर्टी, जो आइडियल फ्लूइड का प्रॉपर्टी होता है वो लागू हो जाएगा इसमें। सिंपल सी बात है, जब बोल दिया गया कि आइडियल फ्लूइड पर काम करता है ये, तो ये, और ये P/ρg प्लस V² प्लस Z प्लस बराबर कांस्टेंट, इस तरह का ये हमारा ये हो गया इसका इसका समीकरण, ठीक है। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप चाहो तो, इस वाले समीकरण को। स्टेडी फ्लो क्या होता है, तो स्टेडी फ्लो देखो, जहाँ भी स्टेडी वर्ड आएगा आप देखना टाइम के रेस्पेक्ट में भी पी और रो नहीं बदलना चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। और यही बात करेगा अगर प्लेस के स्थान पे, तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं। एक बात याद रखना, जब बात करें टाइम की तो हम बोलेंगे उसको स्टेडी, और जब बात करेगा प्लेस की तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म। ये बात मेरा एक ट्रिक याद करना। फ्लो के दौरान किसी पॉइंट पर वेलोसिटी भी, प्रेशर P और डेंसिटी रो के टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। तो जिससे कि अब मैथमेटिकली देख लो, तो रो भी अपन नहीं, डेल भी अपन डेल टी बराबर 0, डेल P अपन डेल टी बराबर 0, और डेल रो अपन डेल टी बराबर 0। तो इस तरह से ये क्या होता है कि ये ऐसे 0 होता है सब टाइम रिस्पेक्ट में, तो सर स्टेडी फ्लो बोलते हैं। और यही बात करें अगर यहाँ पे काट तो मतलब बराबर नहीं होगा तो अनस्टेडी फ्लो हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप नीचे में दिखा रहा हूँ आप, और यहाँ पे हम बात करें इस वाले को देखो, तो ये अनस्टेडी फ्लो, तो उसका उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पे देखो तीनों बराबर नहीं है, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, अनस्टेडी फ्लो बोल दिया जाता है, ठीक है। और हम बात करें तो ये हमने देखी लिया, प्रेशर हेड किसे बोलते हैं, P/ρg को बोलते हैं, वेलोसिटी हेड किसे बोलते हैं, V²/2g को बोलते हैं, और डायटम हेड किसे, Z को बोलते हैं। और तीनों को जोड़ते कांस्टेंट होता है, यही तो होता है बर्नौली का इक्वेशन, बर्नौली कॉन्सेप्ट। फ्लो कंजर्वेशन समरी देख लो, तो फ्लो स्टेडी फ्लो और अनस्टेडी फ्लो, तो बी पी रो अगर चेंज नहीं होता है तो स्टेडी फ्लो बोलते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। देखो टाइम के रेस्पेक्ट में, और अगर अनस्टेडी फ्लो है और वो टाइम के रेस्पेक्ट में बदलता है तो उसे हम लोग अनस्टेडी फ्लो बोल देते हैं, ठीक है।
अगर अब देखो यहाँ पे, जैसे कि डैम से सडन पॉइंट, कोई डैम है, सडन तुम निकाल दे रहे हो पानी उसमें से, तो वो जो निकलता है उसे हम लोग बोलते हैं वो ऑन स्टेडी फ्लो होता है। अचानक से निकालोगे तो उसमें उसमें जो फ्लो होती है उसे ऑन स्टेडी फ्लो बोलते हैं। कार का एग्जॉस्ट से निकलता जो गैस निकलती है वो भी ऑन स्टेडी फ्लो के अंतर्गत आती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लो, ठीक है। स्टेडी फ्लो में सभी प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज होती है, मैंने बता दिया है। अनस्टेडी फ्लो में सभी प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। बर्नौली थ्योरम सिर्फ आइडियल आइडियल इनकम्प्रेसिबल इरोटेशनल स्टेडी फ्लो पर लागू होता है, तो स्टेडी फ्लो पर लागू होता है, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन एनर्जी इक्वेशन पर बेस्ड होता है, और एनर्जी एनर्जी पर एनर्जी कंजर्वेशन पर होता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते जाते हैं। स्टेडी हमने बता दिया कि स्टेडी स्थायी समय टाइम, या टाइम लिखो, टाइम के साथ द्रव के गुण नहीं बदलते हैं, ठीक है। और यूनिफॉर्म, तो देखो यूनिफॉर्म आ गया ना, समझाया था ना मैंने कि यूनिफॉर्म की जब बात करेंगे तो हम बोलेंगे स्थान, तो स्थान के साथ द्रव के गुण नहीं बदलता है, ठीक है। टोटल एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो टोटल एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं, तो देखो टाइम के साथ जो जो एक्सेलरेशन हो रहा है, टाइम के साथ वेग में परिवर्तन और जब प्लेस के साथ वेग में परिवर्तन, दोनों को जोड़ोगे तो जो निकल के आता है उसे बोलते हैं हम लोग टोटल एक्सेलरेशन। क्या टोटल एक्सेलरेशन, लेकिन देखो पहला टर्म जो होता है वो डिफाइन करता है स्टेडी और अनस्टेडी को। अगर अगर जीरो हो गया तो स्टेडी, और जीरो नहीं हुआ, पहला देखो फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये दिखाएगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का, ये वाला देखो हिस्सा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को दिखाता है, और ये वाला हिस्सा स्टेडी और नॉन स्टेडी अनस्टेडी को दिखाता है। ये बात आपको याद रखना है। देखो बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा भी है इस चीज़ को कि फर्स्ट वाला स्टेडी को दिखाता है और सेकंड वाला, यहाँ लिख लो यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, ये बस हिंट दे दिया हूँ, इस चीज़ को दिखाता है। अब देखो अगर स्टेडी हो गया तो ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, और अगर मैं बोलूँ स्टेडी यूनिफॉर्म, मैं बोलूँ स्टेडी यूनिफॉर्म, तो स्टेडी मतलब स्टेडी तो ये भी जीरो, यूनिफॉर्म ये भी जीरो, यानी एक कितना हो गया जीरो। और बोलो स्टेडी अन यूनिफॉर्म, स्टेडी मतलब ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये जीरो नहीं होगा, तो उसका एक्सप्रेशन एक की बात करें तो भी डी वी अपन डी एस हो जाएगा। लेकिन अगर बोलो स्टेडी, अगर बोलूँ मैं अनस्टेडी यूनिफॉर्म, तो ये हो ही नहीं सकता ना अनस्टेडी यूनिफॉर्म। इस तरह का चीज़ें हो सकता है। आगे हम देखिए बात करें तो जो सभी समझाया मैंने उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, और आप समझे तो स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो के केस में बात करें तो डी बी अपन डी टी बराबर क्या हो जाएगा जीरो, और भी डी बी अपन डी एस बी का जगह जीरो। इस तरह से टोटल टोटल एक की बात करें तो पूरा जीरो हो जाता है। बेंचोमीटर की डिज़ाइन बेहतर होता है और फिच मीटर से, इसीलिए बेंचुरी मीटर की डिज़ाइन मन कम होता है। तो ये बात बस ऐसे याद रखना है। पूछा गया क्वेश्चन था एमसीक्यू की, बेंचुरी मीटर की डिज़ाइन बेहतर होता है और फिच मीटर से, ये बात ऐसे याद रखो। लेमिनार फ्लो की वेलोसिटी आयलर इक्वेशन, देखो अब देखो लेमिनार फ्लो हो रहा है, तो लेमिनार के फ्लो में, लेमिनार फ्लो के केस में वेलोसिटी याद करते हैं हम लोग, लेमिनार केस में ही याद करते हैं आयलर फार्मूला, आयलर इक्वेशन से और नेवियर स्टोक इक्वेशन से। आयलर इक्वेशन से हम बात करते हैं तो ई निकालते हैं। जब आइडियल फ्लूइड हो तो वहाँ पे लगाते हैं हम लोग आयलर इक्वेशन, और अगर रियल फ्लूइड होता है तो वहाँ लगाते हैं नेवियर स्टोक इक्वेशन। क्या नेवियर स्टोक इक्वेशन। इनकम्प्रेसिबल फ्लो की हम बात करें, डेंसिटी और आयतन का नहीं बदलता है इसमें, तो तब आज आपको अब ये बात आपको तो पता ही होगा कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो, जैसे कि हमारा पानी को इनकम्प्रेसिबल मान लेते हैं, ठीक है, तो वो बदलता नहीं है, नहीं बदलता। कंप्रेसिबल फ्लो में फिर डेंसिटी तथा आयतन बदल जाते हैं। अब फिर एक बार फिर आप इन चारों के एक साथ आप देख सकते हैं, हमने जो अभी अभी समझाया आपको, स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ये चीज़ आपको अच्छे से समझा दिया है। इस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है, सब एक साथ हमने दे दिया है। अब देखो वोर्टेक्स फ्लो क्या होता है, इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने, अब हम बात करते हैं वोर्टेक्स फ्लो क्या होता है। तो डेफिनेशन देख लो, जब कोई द्रव किसी एक्सिस के चारों ओर घूमते हुए प्रवाहित होता है तो उसे वोर्टेक्स फ्लो बोलते हैं। जैसे कि ये एक एक्सिस हो गया, ये इसके चारों ओर ऐसे ऐसे घूमे, ऐसे ऐसे, तो उसे बोलते हैं वोर्टेक्स फ्लो, ठीक है। अब ये दो तरह का होता है,
कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। कौन कौन होता है? फ्री फ्री वोर्टेक्स, एक होता है फोर्स्ड वोर्टेक्स, मतलब ये खुद ही घूमेगा, कोई बाहर का फोर्स नहीं आएगा इसको डिस्टर्ब करने, लेकिन इसमें बाहर से हम फोर्स देंगे तब जाके गोल गोल घूमेगा। इतना ही बस अंतर होता है इसमें। अब आगे देखो, इसके बारे में कोई देख लेते हैं जो क्वेश्चन बनते हैं। तो वोर्टेक्स, फ्री वोर्टेक्स फ्लो में क्या है कि फ्री वोर्टेक्स फ्लो, तो फ्री वोर्टेक्स फ्लो की बात करें तो इस पर कोई बाहरी बल या टार्क नहीं लगता, हमने आपकी बात अभी बताया है। एंगुलर मोमेंट स्थिर रहता है, इसमें द्रव कण आपस में केवल अपने जड़त्व के कारण घूमते हैं। अभी बताया कि कोई फोर्स लगता ही नहीं है, तो अपने जो जड़त्व होता है ना उसकी वजह से घूमता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ लेता है कि जो इसका वेलोसिटी होता है, क्या होता है, जो इसका वेलोसिटी होता है वो उसके रेडियस के व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात याद रखना। या दूसरी तरह से बोले तो भी यहाँ गुणा करा दो, वी आर हो जाएगा, तो वी आर कॉन्स्टेंट होता है। ये दोनों बात याद रख सकते हैं आप फ्री वोर्टेक्स के केस में। और फोर्स वोर्टेक्स की बात करें तो इस पर बाहरी बल या टॉर्क लगाया जाता है। द्रव रिजिड बॉडी की तरह घूमता है, सभी कणों को एंगुलर वेलोसिटी समान रहती है, बी बराबर, अब ये वाला बात है याद रखो, बी इज प्रोपोर्शनल आर, बी प्रोपोर्शनल आर की बात करेंगे। बी क्या होता है? सीधे सीधे जब होता है, किसी को फोर्स लगा दो तो सीधा हो जाएगा, शायद करो फोर्स लगा दोगे तो सीधा हो जाएगा कोई भी, तो भी इज प्रोपोर्शनल आर होता है, ठीक है। और अगर हम ग्राफ की अगर बात देखो तो फ्री के केस में ग्राफ ऐसे बनता है, तो झुका हुआ, और ये अगर हम बात करें फोर्स में तो एक पैरेलल बनता है। ठीक है, अभी की पॉइंट के तौर पे याद करना, बस इतना याद रखो, फ्री वोर्टेक्स केस में ये भी आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है और फोर्स में आर के समानुपाती होता है। बस ये बात याद रखना है आपको, ठीक है। इसी केस में गुणा करा के ऐसे भी याद कर सकते हो। अब फ्लो नेट की अगर हम बात करें, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन बनता है कि क्या होता है एक फ्लो लाइन। तो जिस डायरेक्शन में तुम ना, देखो बता रहा हूँ, इसमें जाल बनती है, ऐसे समझ लो कि जाल बनी होती है। जाल बनी है ना, ये जाल देख रहे हो फिगर में जाल, इसमें से समझो कि जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में तुम अगर जो लाइन होती है उसको फ्लो लाइन बोलते हैं, और उसके उसके जो वर्टिकल होती है 90 डिग्री पे उसे हम लोग पोटेंशियल लाइन बोलते हैं, बस इक्विपोटेंशियल लाइन बोलते हैं। देखो फ्लो लाइन हो गया, फ्लो के डायरेक्शन में ये होती है, और इक्विपोटेंशियल लाइन फ्लो लाइन के 90 डिग्री पर काटती है। ये बात हमने आपको अभी बताया। देख भी रहे हो कि ये जो है फ्लो लाइन है, देखो ये दिखाया मैंने, फ्लो डायरेक्शन क्या इधर है, फ्लो डायरेक्शन किधर है? इधर है। और ये तो जो ये लाइन होती है इसे बोलते हैं हम लोग फ्लो लाइन, और इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन, और ये 90 डिग्री पर होता है। और ये जो है ना, ये स्क्वायर होता है। ये जो जरूरी नहीं कि स्क्वायर ही हो, लेकिन मैक्सिमम केस में ये स्क्वायर ही बनता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हमने बता दिया आपको, ठीक है, सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया है। अब देखो इसका इससे हम बहुत कुछ ज्ञात कर सकते हैं, क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? तो सीपेज रेट निकालने के लिए, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकाल सकते हैं इससे हम लोग, पाइपिंग फेल्योर में इसका यूज़ होता है, और फाउंडेशन और डैम में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस फ्लो नेट का। और सीपेज एक बार से फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हूँ, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। जब बात करें सीपेज फिर का जब डिस्चार्ज कितना होता है, तो KH/NF/ND, KH/NF/ND होता है, ठीक है। तो यहाँ क्यू क्या होता है? सीपेज डिस्चार्ज, के कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, एच टोटल हेड लॉस, NF क्या होता है? नंबर ऑफ फ्लो चैनल, नंबर ऑफ फ्लो चैनल, जो नंबर ऑफ फ्लो चैनल जैसे बना था ना ये वाला, तो ये ऐसे जो बना था ये ना इस तरह का, तो नंबर ऑफ फ्लो चैनल, नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। जिस 1 2 3, तो 1 2 3 ऐसे देख था ना, ये तो नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। की पॉइंट देखो, तो फ्लो नेट केवल सैचुरेटेड सॉइल में होता है। फ्लो नेट केवल स्टेडी फ्लो के लिए बनाया जाता है। फ्लो नेट डार्सी लॉ पर आधारित होता है, बर्नौली पर नहीं। ये बात इंपॉर्टेंट है, बर्नौली पे नहीं काम करता है, ये काम करता है डार्सी लॉ पर, ठीक है। अब प्रॉपर्टी की बात करें तो फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन 90 डिग्री पर मिलती है। छोटे छोटे जो ब्लॉक लगभग स्क्वायर शेप के होते हैं, देखो लगभग स्क्वायर शेप के होते हैं, जरूरी नहीं है कि स्क्वायर ही हो, ठीक है। अब एक वर्ड में याद रख सकते हो, फ्लो नेट डार्सी लॉ पे काम करता है, सैचुरेटेड सॉइल पे काम करता है, और सीडी फ्लो पे काम करता है।
और अब हम बात करते हैं आगे। तो सब क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो को स्ट्रीमिंग फ्लो भी कहा जाता है। तो ये बलानर फॉर्म में इसको याद रखेंगे। सब क्रिटिकल फ्लो को हम लोग सब क्रिटिकल फ्लो को स्ट्रीमिंग फ्लो भी कहा जाता है। यदि वेग विभव मौजूद हो तो प्रवाह इरोटेशनल हो जाता है। मतलब कि अगर अगर भाई कोई उस पर जाकर काम फोर्स लगाएगा तो इस तरह का चीज़ें जब होती है तो इससे प्रवाह इरोटेशनल हो जाता है। लेप्लास समीकरण क्या, लेप्लास जो समीकरण होता है वो कहाँ काम करता है? तो ये स्टेडी, इनकम्प्रेसिबल, इरोटेशनल, यह बोले तो फिर आइडियल। ये देख रहे हो, ये आइडियल, ये कंडीशन किसका है? आइडियल का ही तो है। तो ये लेप्लास समीकरण देख रहे हो, स्टेडी, इनकम्प्रेसिबल और इरोटेशनल फ्लो पर काम करता है। ठीक है, अब इसका अगर हम बात करें तो आप ऐसे याद रखो, फाई 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 सब में है और नीचे एक्स वाई जेड से नीचे समय स्क्वायर सब में है। देखो, तो डेल स्क्वायर फाई अपान और डेल एक्स स्क्वायर, डेल डेल स्क्वायर डेल डेल स्क्वायर फाई अपान डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर फाई अपान डेल जेड स्क्वायर। देख रहे हो, ये ऊपर सब में एक सेम टू सेम है, नीचे बस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कर दे बराबर 0। ये याद करवा दे रहा हूँ। आधार प्रवाह शीर्ष सरफेस पर 2D हो रहा है और 2D हो रहा है, मतलब कि 2 डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हम लोग जेड को गायब कर देंगे तो एक्स वाई बचेगा सिर्फ। और जब प्रवाह पूरी वॉल्यूम में हो रहा हो, मतलब 3 डायमेंशनल हो रहा हो, तो एक्स और वाई जेड तीनों टर्म लिखा जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला है पिस्टन ट्यूब क्या होता है? पिस्टन ट्यूब क्या होता है कि बाउंड्री शियर स्ट्रेस मापने के लिए काम करते हैं। ये वन लाइनर फॉर्म में पूछा गया क्वेश्चन है कि पिस्टन ट्यूब क्या होता है। तो बाउंड्री शियर स्ट्रेस को मापने के लिए ये प्रयोग होता है। शियर स्ट्रेस, याद क्या? शियर स्ट्रेस। प्रिज्मेटिक चैनल क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि चैनल का शेप और स्लोप पूरी लंबाई में समान होता है। पूरी लंबाई में, यहाँ से जहाँ तक बात करें तो पूरी लंबाई में समान होता है, उसे प्रिज्मेटिक चैनल बोला जाता है। डेप्थ हो गया, उसका एरिया हो गया, सब का सब क्या होगा? समान होना चाहिए। नोट, ओपन चैनल में यूनिफॉर्म फ्लो होने के लिए प्रिज्मेटिक होना जरूरी है। अब ये बात रखो कि ओपन चैनल में अगर यूनिफॉर्म फ्लो होने के लिए प्रिज्मेटिक होना जरूरी होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। अगला है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फार्मूला की हम बात करें और हम बात करें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का, किसका? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का, तो आई बराबर एच अपान एल होता है। एच आई अपान एच अपान एल, या फिर इसको ऐसे निकाल सकते हो हम, डार्सी के लॉ से भी निकाल सकते हैं, बी बराबर के आई से। तो यहाँ भी जो आई होता है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है। तो ये दोनों आप याद रख सकते हो, आई बराबर एच अपान एल और बी बराबर के आई। ठीक है, चीज़ें आपको पता होना चाहिए क्यों हम लोग रिवीजन मोड में है, इसमें आप रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए स्ट्रीमिंग लाइन बॉडी क्या होता है, समझा दे रहा मैं इसकी आपको आसान भाषा में। ठीक, ऐसा कोई सरफेस, ऐसा बॉडी बना दीजिए, सरफेस बना दीजिए जो हवा का या फ्लूइड का कम से कम विरोध करे। जैसे कि मान लीजिए एयरप्लेन का जो पंखा होता है, पंखा नहीं, जो पंख की बगल का होता है ना, पंख उसका, ये सब तो हवा का कम से कम विरोध करेगा, तो उसे स्ट्रीम लाइन बॉडी बोलते हैं। देखो, धारारेखी पिंड का डिजाइन इस तरह होता है कि फ्लूइड या गैस में प्रतिरोध कम से कम हो। हमने आपको ये बताया, धारारेखी पिंड स्ट्रीमलाइन बॉडी में प्रवाह सेपरेशन का समान अंत में होता है। ये याद रखो कि जो इसमें जो फ्लो का सेपरेशन होता है ना, वो अंत में जाके एकदम होगा, वो चिपके जाएगा, एकदम चिपक के जाएगा। मान लीजिए ये पंखी है तो ये हवा एकदम चिपक के जाएगा, ये एकदम लास्ट में जाके लास्ट पॉइंट में आएगा तो जाके अलग होता है। यही बात समझा रहा है कि इसमें स्ट्रीमलाइन बॉडी में एकदम हवा पास से जाएगी, अंत में जा कर के अलग हो जाती है। ठीक है, जिससे ऊर्जा
कि बचत होती है और यह क्षति बेहतर होती है। ठीक है, अगला क्या है कि कंटिन्यूस इक्वेशन। ये तो बहुत ईजी है, आपको पता होगा कि कंटिन्यूस इक्वेशन क्या होता है कि ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो पर काम करता है। डिफरेंशियल फॉर्म की बात करें, du/dx, dv/dy और dw/dz बराबर 0। तो ये तो डिफरेंशियल फॉर्म हो गया। और इंटीग्रल फॉर्म की बात करें तो a1v1 बराबर a2v2 होता है। ये आपको पता होना चाहिए और पता भी होगा। कंप्रेसिबल फ्लो की बात करें तो जो ये था ना, इन सब में हम क्या करेंगे, रो का अगर कंप्रेसिबल के लिए आप लगाना भी चाहते हो तो वहाँ पर रो से गुणा कर देंगे, जो भी फ्लूइड बह रहा है उसका डेंसिटी से हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखो स्टेगनेशन हेड क्या होता है, स्टेगनेशन पॉइंट क्या होता है। तो स्टेगनेशन पॉइंट वह स्थान जहाँ पर गति 0 हो जाती है, मतलब ये कि जहाँ पर गति 0 हो जाए, ब्रेक लगा दो एकदम ब्रेक 0, स्पीड 0 हो जाएगी, वहाँ पे कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, उसे हम लोग बोलते हैं स्टेगनेशन पॉइंट। ठीक है, काइनेटिक, तब जब वेलोसिटी 0 हो गई तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ रहेगी, काइनेटिक एनर्जी तो वेलोसिटी की वजह से तो आती है। तो काइनेटिक एनर्जी सीधे और एनर्जी कभी पड़े हो एनर्जी जनरेशन ला कि एनर्जी कभी ख़त्म होती ही नहीं है, तो कहीं तो गई होगी। तो ये एनर्जी कहाँ चली जाती है, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब बेंचोमीटर को किसी कोण पर झुका दिया जाए तो द्रव स्तंभ ग्रेविटी का प्रभाव घटेगा, जिससे मोनोमीटर की रीडिंग भी बढ़ेगी, मोनोमीटर की रीडिंग बढ़ेगी। हॉरिजॉन्टल कंडीशन में स्टैटिक एनर्जी शून्य हो जाती है, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में स्टैटिक एनर्जी शून्य हो जाती है। ठीक है, अब तो एनर्जी फैक्टर क्या है, एनर्जी फैक्टर अगर यूनिफॉर्म की बात होगा तो एक होता है, यूनिफॉर्म के केस में एक होता है और नॉन यूनिफॉर्म केस में 2/3 होता है। एनर्जी करेक्शन की बात करें, यूनिफॉर्म के केस में 1 होता है और नॉन यूनिफॉर्म केस में 2/3 होता है। बात आपको याद रखनी है। अगला है न्यूटन का श्यानता नियम। ठीक है, तो ये जो है ना, ये आइडियल फ्लूइड पे नहीं लगता, बल्कि ये रियल फ्लूइड पे काम करता है। हाँ, तो जो न्यूटन का नियम होता है वो आइडियल फ्लूइड पे काम नहीं करता, क्योंकि इसमें एक आती है श्यानता, आता है श्यानता, आप पढ़े भी होगे, लेकिन ये होता ही नहीं ना आइडियल फ्लूइड में। तो आइडियल फ्लूइड में जब म्यू का वैल्यू कुछ नहीं होता तो फिर ये इस पर काम ही नहीं करता। ये रियल फ्लूइड पे काम करता है। किस पे, न्यूटन का श्यानता का नियम रियल फ्लूइड पे काम करता है। जब ओपन चैनल में फ्लो की राशियाँ स्टेडी यूनिफॉर्म हो तो उसे स्टेडी यूनिफॉर्म कहते हैं। ये वर्नानल फॉर्म में आप याद रखेंगे। डिफ्यूजर यानी प्रसारी नोजल यानी डिफ्यूजर में फ्लो स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म होता है, स्टेडी होता है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, सब क्रिटिकल फ्लो की हम बात करें तो यदि प्रवाह की गहराई डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से अधिक होती है तो इसे सब क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं। मतलब समझो कि गहरा होना चाहिए तो इसे सब क्रिटिकल बोलते हैं। सब लोग गहराई में चले जाओ भाई, सब लोग गहराई में चले जाओ, याद करवा दे रहा हूँ, सब लोग गहराई में चले जाओ भैया। ठीक है, तो तब गहराई की जब बात होगी तो सब क्रिटिकल फ्लो होगी। तो इस केस में क्या क्या होगा, तो क्रिटिकल डेप्थ जो होता है क्रिटिकल डेप्थ से अधिक होता है, तब गहराई में चले गए तो वो अधिक होगा, सिंपल सी बात है। तो इसका डेप्थ जो होता है क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा होता है। एक्चुअल वेलोसिटी और वेलोसिटी कम होगी ना, क्योंकि गहराई में देखो गहरा पानी में ज़्यादा हलचल नहीं होती, तो जो एक्चुअल वेलोसिटी होती है क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है, तो वेलोसिटी कम हो गई, सिंपल सी बात है। लेकिन गहराई ज़्यादा हो गई, गहराई ज़्यादा हुई तो वेलोसिटी कम हो गई। और फिर फ्रॉड नंबर 1 से कम होता है। क्रिटिकल के लिए 1 होता है और सब के लिए 1 से कम और सुपर के लिए 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्या है, इम्फेमरल स्ट्रीम क्या होता है। तो इम्फेमरल स्ट्रीम ऐसी धारा होती है जो केवल बरसात के समय थोड़े समय के लिए बहती है। ठीक है, जैसे बारिश होता है ना तो आती है फिर चली जाती है, ये होता है। टर्बुलेंट पाइप फ्लो क्या होता है, तो टर्बुलेंट पाइप फ्लो के अंदर लेमिनार सब लेयर में वेग वितरण लीनियर होता है। ये बात याद रखो, जैसे टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है उसमें भी एक पाइप के आसपास में एक एरिया होता है जिसे बोलते हैं हम लोग लेमिनार सब लेयर। लेमिनार क्या बोलते हैं, सब लेयर।
ये लेमिनार सब लेयर है, इसके अंदर एक लेमिनार फ्लो होता है। सो लेमिनार फ्लो में तो लीनियर, उसका जो बेग बना होगा ना बेग डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो वो लीनियर मिलता है। क्या लीनियर मिलता है सब लेयर के अंदर, लेमिनार सब लेयर के अंदर टर्बुलेंट पाइप फ्लो होगा, लेकिन जब लेमिनार सब लेयर के अंदर की बात करेंगे तो बेग वितरण लीनियर हो जाता है। ठीक है, पनडुब्बी का अब देखो पनडुब्बी में के बारे में भी क्वेश्चन बना है कि जल में पनडुब्बी पर उत्प्लावन बल महत्वपूर्ण बल है, मतलब सब बायोसी फोर्स है जो उसको ऊपर उठा के रखता है। तो बायोसी फोर्स इम्पोर्टेंट काम करता है पनडुब्बी के डिज़ाइन वगैरह में। आदर्श दर से बोलते हैं तो आइडियल फ्लूइड के मामले में कुल ड्रैग शून्य होता है, क्योंकि श्यानता ही नहीं होती। श्यानता ही तो होती है जो उसमें बल वगैरह लगाते हैं, वो है ही नहीं, तो फिर कहाँ से बल लगने वाला है। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं ड्रैग फोर्स क्या होता है। तो ड्रैग फोर्स भाई क्या होता है, ये ड्रैग फोर्स विरोध करेगा। ठीक है, एक तरह का रुकावट करने वाला फोर्स होता है। तो ये दो तरह का फोर्स होता है, एक फ्रिक्शन ड्रैग फोर्स और एक प्रेशर ड्रैग फोर्स। इसमें क्या होता है ना, जो सतह होती है ना, सतह सरफेस, उसके फ्रिक्शन की वजह से रुकावट पैदा होती है, लेकिन इसमें प्रेशर डिफरेंस की वजह से देखने को मिलता है। तो देखो फ्रिक्शन ड्रैग में इसमें इसे स्क्रीन फ्रिक्शन ड्रैग भी कहते हैं। ठीक है, फ्लूइड और बॉडी के बीच शियर स्ट्रेस के कारण उत्पन्न होता है, वही सरफेस पे रगड़ होता है, शियर होता है, उसको ऐसे उत्पन्न होता है, और ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से प्रेशर ड्रैग उत्पन्न होता है, बता दिया। फ्रिक्शन ड्रैग में एग्जांपल देखो तो कार की बॉडी पर चलने वाली फ्लूइड की गति के कारण रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, इसे फ्रिक्शन ड्रैग कहते हैं। और वहीं जब प्रेशर ड्रैग की बात करें तो कार की बॉडी पर आगे और पीछे के प्रेशर डिफरेंस के कारण रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, इसे प्रेशर ड्रैग कहते हैं। ठीक है, यह आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये देख रहे रगड़ हो रहा है इसके ऊपर, तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शन ड्रैग। और ये यहाँ P और यहाँ P2 हो गया, तो दोनों का डिफरेंस होगा अलग अलग, तो यहाँ पे फोर्स काम करेगा, तो इससे होता है प्रेशर ड्रैग होता है। अब आयलर इक्वेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा, ये देख लो। तो ये क्या होता है आयलर इक्वेशन, तो ये फ्लो होमोजीनियस तथा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए लागू होता है। किसके लिए, तो ये होमोजीनियस और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए होता है। टर्बुलेंट फ्लो के अंदर पाइप वाल के पास लेमिनार सब लेयर होती है। यह बात हमने आपको अभी समझाया था इसके पहले कि लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो होगा, उसके अंदर भी पाइप वाल के पास लेमिनार सब लेयर होती है। इस लेयर में वेलोसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। देखो ये देखो, मैंने आपके बात समझा दिया है। स्ट्रीम लाइनिंग क्या होती है, तो अभी समझाता नहीं क्या होती है। वस्तु के चार ओर बहने वाले द्रव के प्रतिरोध को कम करने के लिए वस्तु को स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है। मैं समझाया ऊपर भाई अच्छे से। किसी वस्तु को सर्वोत्तम धारा रेखीय यानी स्ट्रीमलाइन तब कहा जाता है जब उसका कुल ड्रैग न्यूनतम हो। सिंपल सी बात है। तो फ्रिक्शन शियर स्ट्रेस के कारण उत्पन्न होती है, प्रेशर डिफरेंस के कारण उत्पन्न होती है। आयलर इक्वेशन होमोजीनियस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पर लागू होती है। लेमिनार सब लेयर में बेग वेलोसिटी ग्राफ स्ट्रेट होता है। स्ट्रीमिंग लाइन का उद्देश्य ड्रैग को कम करना होता है। ये चीज़ें आपको हमने बताया है, ये शॉर्ट ट्रिक हमने जल्दी में आप पढ़ सकते हैं। वेग क्या होता है, तो इसके बारे में देख लो। आखिर वेग क्या चीज़ होती है, तो अगर हम बात करें वेग की, तो जब कोई वस्तु जैसे कार, शिप, एयरप्लेन, सिलेंडर आदि किसी फ्लूइड में चलती है तो उसके पीछे बनने वाला अशांत डिस्टर्ब या टर्बुलेंट क्षेत्र वेग कहलाता है। होता क्या है ना कि जब इस तरह की चीज़ें होती है तो वहाँ फ्लो सेपरेशन होता है। फ्लो सेपरेशन होने की वजह से वहाँ पे वैक्यूम बनती है, और जिसकी वजह से आपको आप डिस्टर्बेंस या टर्बुलेंट देखने को मिलती है। इसे बॉडी के पीछे अशांत क्षेत्र कहलाता है, वही मतलब वेग बोलते हैं इसको। आसान भाषा में समझे, अगर आसान भाषा में मैं सब समझाऊँ आपको, तो नाव पानी में चलती है तो उसके पीछे लहरें देखिए, क्योंकि लहरें अशांत पानी दिखाई देता है। और हवाई जहाज़ के केस में हम बात करें, हवाई जहाज़ के पीछे भी हवा का डिस्टर्ब रीजन बनता है, इसी डिस्टर्ब रीजन को वेग कहते हैं। ठीक है, कारण क्या है कि देखो स्लो फ्लो सेपरेशन के कारण वेग बनता है। अभी मैंने आपको ये बात बोला है कि जो फ्लो सेपरेशन होता है, फ्लो सेपरेशन की वजह से वेग बनता है। वेग में वेलोसिटी कम तथा टर्बुलेंस ज़्यादा होती है। वेलोसिटी कम तथा टर्बुलेंस ज़्यादा होती है। ये देखो, ये गाड़ी इधर जा रही है इधर, और ये इधर बन रहा है।
और भी एग्जांपल देखना है तो ये आप एग्जांपल देख सकते हो। ये बोट के केस में यहाँ पर बन रहा है, हवाई जहाज़ केस में यहाँ बन रहा है, सिलेंडर केस में यहाँ बन रहा है, ठीक है। अब महत्वपूर्ण अगर इससे रिलेटेड बातें देखें तो क्या हो सकता है, तो वेग, बॉडी के पीछे का डिस्टर्ब या टर्बुलेंट रीजन होता है ये। वेग में प्रेशर कम होता है तथा वेलोसिटी कम होती है। वेग बनने से प्रेशर ड्रैग बढ़ता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी में वेग छोटा बनता है तथा प्रेशर ड्रैग कम होता है। याद रखने की कौन सी बात है, तो ड्रैग बॉडी के पीछे टर्बुलेंट क्षेत्र बनता है, उसे वेग बोलते हैं, ठीक है।